टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मुकेश पटेल जी। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश पटेल साहब ने शो शुरू होने से पहले हमें याद दिलाया था कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही महिला दिवस मनाया है, तो क्यों ना महिलाओं से जुड़ी जो टैक्स के नियम है उस पर चर्चा करें। तो इस शो को ज़रूर देखिएगा, चाहे आप महिला हो या ना हो, क्योंकि आपका नाता रिश्ता ज़रूर पड़ेगा इन नियमों से। तो सबसे पहले बता दूं कि शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। हाउसवाइफ जो सेविंग करती हैं या इन्हें जो गिफ्ट मिलता है, क्या उस पर भी लगेगा टैक्स? पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी? और साथ में बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यानी एलटीसीजी पर किन किन हालात में मिल सकती है टैक्स से छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा, जैसा कि हमने शो की शुरुआत में आपको कहा था, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो दरअसल भारत में बहुत बड़ी संख्या में परिवार है, 25 करोड़ परिवार माने जाते हैं, और अधिकांश परिवार की घरेलू देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं को होती है। और इसके वजह महिलाओं को घर खर्च का पैसा दे दिया जाता है जो कमाई करने वाले पुरुष होते हैं। लेकिन महिलाओं में एक खास आदत होती है, वो होती है कि कुछ बचत कर लिया जाए जो घर खर्च के लिए पैसा मिला है। अब वो बचत तो कर लिया, लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि इन बचत पर भी क्या इनकम टैक्स विभाग की नज़र रहती है? हालांकि बचत तो बड़ी छुपा के महिलाएं करती हैं। मुकेश जी, क्या इस पर भी इनकम टैक्स विभाग यहाँ तक पहुँच जाता है? जी, मेरे ख्याल से इस पर कोई कंट्रोवर्सी का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये करीब एक्सेप्टेड पोजीशन हो गई है कि महिला की कोई भी ऐसी बचत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। उसको पिन मनी कहा जाता है, पॉकेट मनी कहा जाता है, और जैसे आपने बताया कि घरेलू खर्च के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ बचत हो, या तो पति अपनी पत्नी को जेब खर्ची के लिए कुछ देते हैं उसमें से बचत हो। एक बात निश्चित है लक्ष्मण जी कि ये बचत की हुई रकम पर आयकर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर ये रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन अगर ये बचत करती हैं, लेकिन कई बार अगर महिलाएं समझदार हो चुकी हैं, हमारे टैक्स गुरु शो को देखती हैं, हमारे दूसरे योर मनी जैसे शो को देखती हैं, स्टॉक से जुड़े शो को देखती हैं, और उस बचत के पैसे से निवेश करना शुरू कर दे और इस निवेश पर आमदनी होना शुरू हो जाए, तो क्या उसको भी इनकम टैक्स विभाग छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। एक बार आपने बचत की, उसको आपने जहां भी निवेश किया, तो फिर निवेश की आधार से उस कर पात्रता के जो नियम हैं, मान लीजिए कि आपने पीपीएफ या सुकन्या में लगाया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स फ्री बॉन्ड में है तो टैक्स नहीं लगेगा, डिपॉजिट वगैरह में है तो टैक्स लगेगा, लेकिन महिला की ओवरऑल एग्जम्पशन लिमिट, रिबेट के फायदे सब। तो मैं तो ये कहता हूँ बचत के बाद आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए, और जैसे आपने बताया टैक्स गुरु देखते हुए टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का पूरा फायदा लेना चाहिए। तो इसमें एक बात हमें ख्याल में रखनी है, कभी मान लीजिए किसी को ये संशय रहता है कि भाई ये मेरी पति से जेब खर्ची की अमाउंट मिली तो क्या उसको गिफ्ट माना जाएगा? तो मेरे विचार से जब जेब खर्ची की कोई अमाउंट मिलती है और उसमें से बचत की जाती है तो वो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो गिफ्ट नहीं है, इट वाज अ पॉकेट मनी। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। भले पति से यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पैसा मिला पति से मिला मान लिया जाए, और पत्नी ने उसकी बचत करके उसको निवेश कर दिया, उस निवेश पर उनकी आमदनी होती है, तो क्या यहाँ पे क्लबिंग के नियम लागू होंगे? क्योंकि पैसा तो सोर्स उनके पति की आमदनी है। बिल्कुल नहीं, यू सी सोर्स में जो जरूरी बात है, अब जैसे पति ने लोन दिया तो उस पर कोई क्लबिंग नहीं होता है, पति ने पॉकेट मनी दिया तो वो गिफ्ट नहीं है, पति ने पॉकेट मनी यूज करने के लिए दिया, उसमें से कोई बचत होती है तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाता है। गिफ्ट पर से दी जाती है तभी क्लबिंग लगता है। इसलिए
बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। चलिए, तो यहाँ पे इनकम टैक्स विभाग से थोड़ी सी राहत मिली हुई है, लेकिन एक शब्द का जो इस्तेमाल किया मुकेश पटेल जी ने, वो है गिफ्ट। अक्सर गिफ्ट मिलता है, कई बार हाउस वाइफ को मिलता है, होम मेकर को मिलता है, तो क्या सभी गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं या उस पर भी टैक्स लगता है? इस पर हम शो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलते हैं पुणे, जहाँ से नितिन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। लक्ष्मण जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। बताइए क्या उलझन है आपकी? सर, मेरा क्वेश्चन पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड है। जी। तो मेरे दोनों बच्चों का अकाउंट है, एक का पीपीएफ है और एक का सुकन्या समृद्धि है। मैं दोनों में निवेश करता हूँ मंथली, थोड़ा थोड़ा सेविंग के हिसाब से। ठीक है। तो मेरा एक सवाल था कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो टैक्स फ्री होता है, तो क्या उसे मुझे अपने इनकम में दिखाना पड़ेगा? मुकेश पटेल जी। नितिन जी, आप अपने आईटीआर में ये रकम जो एग्जम्प्ट इनकम का शेड्यूल है उसमें ज़रूर दिखाइए, क्योंकि रिपोर्टिंग करेक्ट होना चाहिए। हालांकि उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही तो खूबसूरती है ये पीपीएफ और एसएसवाई के निवेश में पैसे लगाने की, कि बच्चों की टैक्स फ्री कैपिटल बिल्डअप होती है और आम तौर से माइनर की इनकम को क्लब किया जाना ये प्रोविज़न है। पर क्योंकि ये एग्जम्प्ट इनकम है, इसलिए क्लबिंग का कोई आपको आड़ असर होगी नहीं इस पर। केवल आपको आईटीआर में इसको ठीक ढंग से रिपोर्ट करना है ताकि वो रिपोर्टिंग करेक्ट हो। सिर्फ जानकारी आपको देनी है, लेकिन डरना नहीं है कि कोई इससे जानकारी देने से कोई टैक्स की देनदारी बन जाएगी, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नितिन जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जी सर, एक और सवाल है, पीपीएफ से रिलेटेड ही है। तो एक्चुअली मेरी वाइफ का भी पीपीएफ अकाउंट है, तो मैं जो उसे खर्चा देता हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा बचा के वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करती है। और दूसरा पार्ट है कि जब वो मायके वगैरह जाती है तो उसे खर्चे के तौर पे उसके पेरेंट्स कुछ मनी देते तो वो भी पीपीएफ में इन्वेस्ट करती है। तो इस केस में भी क्या मुझे उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट वो मुझे दिखाना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपके फोन कॉल से पहले हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे थे। मुकेश पटेल साहब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मुझे ये लगा कि आपका पेपर शायद लीक हो गया है और उनको पता चल गया कि हम आज इंट्रो में क्या चर्चा करने वाले थे। हालांकि उनके प्रश्न का हमने सही जवाब इंट्रो में दे दिया है। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि इसमें जब निवेश किया जाता है ये बचत में से, तो उसमें कोई भी क्लबिंग के प्रोविज़न की गुंजाइश नहीं है। ये नितिन जी और इनके जैसे बहुत सारों के लिए खुशखबर है। चलिए, तो निश्चिंत रहिए, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी पैसा मिलता है, मायके से मिलता हो या फिर आपकी बचत से पैसा बचता हो, उसको जमकर निवेश करें और बेहतर तरीके से निवेश करें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होने पर किन किन हालात में आपको मिल सकती है टैक्स से छूट। इस दुविधा को भी दूर करेंगे, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं फोन कॉल्स के, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से आपने समझाया महिलाओं को जो गिफ्ट मिलता है उससे कई बार टैक्स की देनदारी बनती है, उसका देखा आपने कि कॉलर की भी दिलचस्पी जग गई। तो क्यों ना इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि एक तो रही बात जो आपने पहले बताया था कि महिलाओं को जो घर खर्च मिलता है उस पर टैक्स की देनदारी, लेकिन दूसरा मुद्दा यह है कि जो गिफ्ट मिलता है उस पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है। तो गिफ्ट कई प्रकार के होते हैं। कई बार कैश में गिफ्ट मिल जाता है, महिलाओं को गोल्ड से बड़ा लगाव होता है, कई बार ज्वेलरी के तौर पर अच्छा खासा गिफ्ट मिल जाता है, या फिर कोई दूसरे गिफ्ट मिलते हैं। तो इस पर टैक्स के नियम एक साथ होते हैं, एक ही हैं, या फिर अलग अलग हैं, और क्या कहते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी इतना ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हमें ये ख्याल में रखना है कि गिफ्ट के नियम, माना जो गिफ्ट आपको कैश में मिलता है रुपयों के स्वरूप से और काइंड में, उसके नियम कुछ भांति अलग है। तो हम दोनों को अलग किश्त में बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैश गिफ्ट की बात करते हैं तो आपको वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा शख्सों के पास से ₹50,000 से ज़्यादा रकम अगर गिफ्ट में मिलती है तो वो रकम को
50,000 के अंदर हो तो उस पर कोई सवाल नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशंस हैं कैश के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो अगर ये आपको अपने कोई करीबी रिश्तेदार से मिलती है, और रिश्तेदार करीबी कौन गिना जाएगा वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको वेडिंग पर, माना किसी की शादी पर, अपने लड़के या लड़की को अपनी शादी पर गिफ्ट मिलती है तो वो 50,000 से ज़्यादा भी हो तो उस पर टैक्स का कोई सवाल नहीं है। तो एक तो रिश्तेदारों की गिफ्ट, दूसरी शादी में मिली गिफ्ट, और तीसरी इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन जो है वो है अगर आपको किसी की वसीयत या आपको सक्सेशन में या इनहेरिटेंस में मिलता है पैसा तो उस पर भी टैक्स नहीं है। अन्यथा ये 50,000 वाला नियम आपको ख्याल में रखना है। ये जो 50,000 वाला नियम है मुकेश जी, ये किसी एक गिफ्ट देने वाले का है या फिर सभी गिफ्ट मिला करके 50,000 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जैसे मैंने बताया कि वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा शख्स के पास से एक या उससे ज़्यादा राशि में मिली हुई रकम कुल मिला के 50,000 से अगर ये ज़्यादा होती है, पर मैंने जैसे बताया रिश्तेदारों की गिफ्ट को अलग रख के बिन नॉन रिलेटिव्स की गिफ्ट के लिए ये 50,000 का मायना रखता है। और इसमें भी अगर ये इन काइंड है, जैसे आपने बताया सोने चांदी की गिफ्ट हो, अब ये काइंड वाली गिफ्ट्स में हर एक गिफ्ट पर ये 50,000 का नियम जो है वो लागू पड़ना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ 6-7 स्पेसिफाइड गिफ्ट्स है, उन्हीं पर ये आपको नियम लागू पड़ेगा। तो क्या कौन कौन सी गिफ्ट्स इन काइंड का इसमें समावेश किया गया है? तो सबसे पहले तो जैसे प्रॉपर्टी है, इमोल्ड प्रॉपर्टी है, फिर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड सिल्वर जिसको हम बुलियन कहते हैं उसका भी समावेश किया है, फिर शेयर्स या सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें समावेश होगा, बॉन्ड्स होंगे, और इसके सिवा कोई वर्क ऑफ आर्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है, तो ये सब जो है इसको 50,000 के दायरे में गिना जाएगा। तो इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे दर्शकों को ख्याल में रखनी है, महिला हो या पुरुष हो, अगर आपको बिन रिश्तेदार से भी मान लीजिए कोई मोटर कार मिलती है, मान लीजिए कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर मिलता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मिलती है, या तो चांदी के बर्तन भी मिलते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का समावेश होता नहीं है। तो प्लानिंग ये करनी चाहिए, मान लीजिए आपको किसी को विमेंस डे पर गिफ्ट देनी है अपनी कोई दोस्त या बिन रिश्तेदार को, तो आपको आप चाहते हैं कि वो उसका उपयोग अपना मान लीजिए एक छोटी सी मोटर कार के लिए करें, तो मोटर कार के लिए पैसे देंगे तो उसको टैक्स लगेगा, पर अगर आप मोटर कार ही खरीद के देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही बेहतरीन तो बात आपने बताई है, जो एग्जम्प्ट अंतर है। गिफ्ट्स इन काइंड है, उसका प्लानिंग बहुत खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल, मुकेश जी ने बड़ा सही तरीका बताया कि गिफ्ट देना चाहते हैं, टैक्स ना लगे गिफ्ट लेने वाले के ऊपर, तो उसका एक तरीका है। इसका एग्जांपल मोटर कार देकर के उन्होंने बताया भी। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं वडोदरा, जहां से भूपेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं क्या सवाल है आपके पास? हाँ साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी रिसेंट बजट में न्यू टैक्स रेजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, जी जी, तो उसमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक का अगर सेल करते हैं तो अंडर सेक्शन 112A 1 लाख रुपया तक का थ्रेशोल्ड लिमिट था, जहां तक आपको टैक्स नहीं लगता था। 1 लाख से ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है तो टैक्स लगता था। तो ये न्यू टैक्स रेजिम में उसके बारे में कुछ है नहीं, तो will that 1 lakh exemption will remain as it is in new tax regime or not? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, भूपिन जी का सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। भूपिन जी, आपने बहुत समझदारी से यह बात बताई कि सेक्शन 112A
अब यहाँ मुझे एक चीज क्लैरिफाई करने दीजिए कि ये एक्चुअली एग्जम्पशन नहीं है, इसमें प्रावधान ये है कि 1 लाख रुपए तक का अगर आपका इक्विटी का कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर एसटीटी भरा गया है, तो उस पर जब आप गिनती करते हैं पूरे आपके एलटीसीजी की, तो 1 लाख तक के एलटीसीजी पर टैक्स नहीं लगेगा। माना ये जो एलटीसीजी की अमाउंट है वो आपकी टोटल इनकम में जरूर गिनी जाएगी, पर ये 1 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये ख्याल में रखिए। और आपका जो सवाल है कि न्यू रेजिम में भी ये टैक्स का जो फायदा है कि 1 लाख रुपए तक नहीं लगे, वो चालू रहेगा या नहीं, तो द आंसर इज यस। पुराने में हो या नए में हो, दोनों स्कीम में ये आपको फायदा मिलेगा। पर यहाँ आपको ध्यान में रखना यह है, मान लीजिए आप 7 लाख रुपए के दायरे में नई स्कीम में जीरो टैक्स का प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो उस समय पर आपको ख्याल में ये रखना है, मान लीजिए आपकी 6.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी या इंटरेस्ट की इनकम है और 1 लाख रुपया आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। आप अगर ये समझें कि ये 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, इसलिए 6.5 लाख 7 लाख के अंदर है तो मुझे रिबेट मिल जाएगा, इसलिए जीरो टैक्स है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी इनकम गिनी जाएगी 6.5 और 1 7.5 लाख, और ये 7 लाख से ज्यादा है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा। हालांकि 1 लाख पर आपको टैक्स नहीं भरना है, पर ये टोटल इनकम में गिनी जाएगी, इसको आप जरूर ख्याल में रखिए। बिल्कुल, ये 7 लाख रिबेट वाला जो मामला था उस पर बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है और मुकेश पटेल जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझा दिया है। तो सिर्फ भूपेंद्र साहब ही नहीं बल्कि दूसरे दर्शक भी जो देख रहे हैं हमारे शो को, इसका ख्याल रखिए कि 7 लाख के रिबेट का जो प्रावधान जो ऐलान बजट में वित्त मंत्री ने किया था उसमें एक पेज है, उसकी फाइन प्रिंट्स है जिसका हमें ख्याल रखना होगा, वरना आप टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं कॉलर के पास। हमारे साथ मणिक लाल रे साहब जुड़े हुए हैं कोलकाता से। मणिक साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी बताएं। हमारा सवाल यही है, हमारा सवाल यही है जी 2002 और 2009 में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का 45+45 शेयर हम खरीद किया था। हाँ अभी उसके बाद 2017 में हमको और 90 शेयर हमको बोनस मिला है, कुल मिला के 180 शेयर। अभी हम कुछ कुछ करके बेचना मांगते हो, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब रिटायर्ड आदमी, उम्र भी बहुत हो गया उसमें, यही सवाल है। मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है कि आगे आपने इसको फिजिकल फॉर्म में होल्ड किया था, अब आप इसको डीमैट में अभी कन्वर्ट किया है शायद 3 महीने पहले, और उसको आप अभी बेचना चाहते हैं। तो ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू खड़ा किया है कि भाई डीमैट में अगर 3 महीने ही रखे हैं और आप इसको अभी बेच रहे हैं, तो इसको लॉन्ग टर्म गिना जाएगा या शॉर्ट टर्म? हालांकि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास काफ़ी पुराने अरसे से है। इसी पर एक जब डीमैट का ये कानून आया तब 1998 में एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 768। उसमें इसके बारे में सब पूरी जानकारी दी गई और उसमें ये कहा गया कि जो आपका एक्चुअल फिजिकल शेयर की जो डेट है उसी को मानी जाएगी, ताकि इसी केस में आपके लिए भी ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब डीमैट में आने के बाद सब शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उसको बेचें तो क्या नियम लगेगा? तो उसके लिए भी सेक्शन 45 सब सेक्शन 2A है, ये कहता है कि ऐसे केस में फीफो मेथड, माना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डीमैट में सबसे पहले आए वो आपने पहले बेचे, ऐसा माना जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी ख्याल करना है कि आपकी भले वैल्यू पुरानी हो, वो कम हो सकती है, लेकिन 31 जनवरी 2018 की वैल्यू को आप ग्रैंडफादरिंग के लिए लेके यही डीमैट वाले शेयर्स बेचते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के आधार से आप अपनी टैक्स की गिनती कर सकते हैं।
लक्ष्मण जी, तो डीमैट में जो शेयर पहले आए और उसको पहले माना जाएगा, उसके हिसाब से आप जब बेचेंगे तो टैक्स की देनदारी तय होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सीनियर सिटीजन को किन किन हालात में मिलेगी टैक्स छूट, कहीं जाएगा नहीं। चलिए अब चलते हैं लखनऊ, जहां से ओपी गुप्ता साहब का सवाल आया है। दरअसल ये एक सरकारी कर्मचारी हैं और स्पाइनल इंजरी के कारण दिव्यांग की श्रेणी में आ गए हैं और इन्हें जानना है कि नई इनकम टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन और 70% दिव्यांग वाले लोगों को जो एडिशनल 50,000 और 1,25,000 आय पर छूट मिलती थी, क्या वो मिलेगी? क्या मतलब इस छूट का फायदा उन्हें मिल पाएगा? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, एक तो 80 TTB में सीनियर सिटीजन को जो पुरानी स्कीम है उसमें 50,000 रुपया उसका जो बैंक इंटरेस्ट होता है उसका उनको एग्जम्पशन मिलता है। और एक सेक्शन 80U में ये जो दिव्यांग है और 70 नहीं, एक्चुअली करेक्ट 80% है इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। आपकी ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आपको 1,25,000 की भी छूट मिलती है। अब ये दोनों जो छूट है वो पुरानी स्कीम से लिंक्ड है। नई स्कीम में इसका फ़ायदा सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगा, ये ख्याल में रखना है। मैं केवल 2 छोटी बातें बता दूं कि नई स्कीम में भी एक तो सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन की आय होती है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अगले वित्तीय वर्ष से मिलेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सुधार है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई सर्विस में है और ऐसे दिव्यांग को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो उसका जो एग्जम्पशन है वो भी नई स्कीम में 3,200 रुपीज़ पर मंथ, माना सालाना 38,400 रुपया उनको मिलेगा। ये बात हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ ओपी गुप्ता जी के लिए नहीं बल्कि जितने भी दर्शक हमारे हैं जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए काफ़ी काम की बात है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का काफ़ी विस्तार से, गहराई से और आसान भाषा में जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पर अपना सवाल भेजिए और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।